तो कल की जो हम लोगों की क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ में अरहेनियस इक्वेशन से भी डील किया। तो आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से उनको डील करना है, ये दो सबसे ज़रूरी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हल्के फुल्के सवालों के साथ शुरुआत करते हैं और फिर बाद में थोड़े से भरकम सवालों की तरफ मूव करेंगे। याद रखना इन दोनों ही टॉपिक्स में लॉग और ई रेस टू द पावर, यानी कि मैं कहूँ एंटी लॉग या फिर 10 रेस टू द पावर, इसकी आपको बहुत जगह नीड पड़ेगी। तो कुछ जो बेसिक लॉग होते हैं वो तो देखो याद होने चाहिए कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, खैर। और जो लॉग बेसिक नहीं होते, मतलब ई रेस टू द पावर या 10 रेस टू द पावर वाले फॉर्मेट के होते हैं, या फिर कुछ लॉग 99 अगर पूछ लिया, 99.99 पूछ लिया, तो ऐसे लोगों की फिर वैल्यूज़ पेपर में वो देता है। जैसे पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं। अरे ये क्या हो गया इतना मोटू सा ये। ठीक है, तो पहला सवाल तुम लोगों के पास है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी? एक रिएक्शन की कैलकुलेट करनी है। अच्छा, हुज रेट कांस्टेंट इज ट्रिपल्ड, हुज रेट कांस्टेंट, ठीक है, इज ट्रिपल्ड, उसका रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है? ट्रिपल्ड हो जाता है बाय अ 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से क्या कर लो, इंक्रीज कर लो, तो मात्र 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने पर, ठीक है, वो कितना हो जाता है? उसका रेट कांस्टेंट ट्रिपल हो जाता है। तो और इनिशियल टेम्परेचर जो रखा गया था वो कितना रखा गया था? 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि जब आपने रिएक्शन शुरू की, ठीक है, जब आपने रिएक्शन शुरू की तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 27 था और आफ्टर सम टाइम फिर उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 37 हो गया। तो T1 टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, बराबर। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये कितना होता है? 300 केल्विन। और जो सेकेंड टेम्परेचर आपको दिया है वो इससे 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा क्या है वो 10 डिग्री सेल्सियस? अच्छा ज़्यादा है ऐसा कहीं बोला है, अच्छा लिखा है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मैंने लिखा है। खैर अगर मैंने नहीं लिखा होता राइज इन टेम्परेचर तो तुम समझ जाना कि वहाँ पे फिर वो लेस वाला भी हो सकता है पॉसिबल। खैर यहाँ पे 10 डिग्री राइज करने को बोला है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो उस केस में हम लोगों के पास यही सेम क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हम लोगों की? 310 केल्विन। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ कितनी हो जाएगी? 310 केल्विन। अब ये जो पॉइंट हमको दिया है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो आप लोगों का रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। मतलब अगर पहले रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रही होती है? के रही होगी, तो अभी वो 3 टाइम्स ऑफ के हो जाएगी। तो तुम्हें कल शायद याद होगा हमने एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला टॉपिक पढ़ा था जिस पे बात की थी कि के, ठीक है, एक रेशो पे बात की थी हमने। हमने क्या बात की थी? एक रेशो पे बात की थी कि अगर किसी भी T+10 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर का के का रेशो उसके नॉर्मल टी वाले टेम्परेचर के रेशो के साथ अगर लिया जाए, दोनों का रेशो लिया जाए उन के की वैल्यूज़ का, तो वो थीटा के बराबर आता है। थीटा के बराबर आता है मतलब आप लोगों के रिएक्शन में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उस टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में आता है। अब वो यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो T+10 है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो ट्रिपल है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि पहले वाले का अगर के था तो इसका 3 टाइम्स ऑफ के है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3। बट ये थीटा निकाल के मुझे क्या मिला? टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल के मुझे तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, है ना, मुझको तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, बट पहले जो जानकारी पता थी कम से कम उतनी तो निकाल ली ना, बात का बाद में देखते हैं। हमने अरहेनियस इक्वेशन भी पढ़ के रखी है, हाँ पढ़ के रखी है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ
कि अरेनियस इक्वेशन के टर्म्स में आपको इस थीटा को एक्सप्रेस करना है। तो अरेनियस इक्वेशन के टर्म में आप इस थीटा को कैसे एक्सप्रेस करोगे? क्या हो जाएगा? कैपिटल ए ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में कितना आ जा रहा है वो आप लोगों का आर टी, ये क्वांटिटी होगी। ठीक है। अच्छा, अब ए और ए ये दोनों क्वांटिटी तुम्हारी ठीक है। तो ए और ए खैर मैंने कल ही बताया था, ये दोनों की दोनों आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी ए और ई ए नहीं होते हैं। ठीक है। तो अगर ए आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है तो दोनों केसेस के लिए सेम रहेगा। सिमिलरली ये भी दोनों केसेस के लिए सेम रहेगा। तो ए और ए तो मैंने काट दिया, क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर टी। अब देखो आर भी वही रहने वाला है, हमें पता है। टी पहला टेम्परेचर आपका कितना है? 300 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर आप लोगों के पास कितना है? 310 केल्विन। ठीक है, ये आ जाएगी क्वांटिटी। अब क्या करें? इन दोनों को सॉल्व करो। थीटा की वैल्यू तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कितनी आई है आपके पास? 3। तो थीटा की वैल्यू का अगर मैं 3 लिखूँ और दोनों तरफ अगर मैं लॉग बेस ई लूँ तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 3। बाद में हम इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिलहाल पहले लॉग तो लो। बाद में जो भी आप लॉग वॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो तो लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर, कितना आपका 300 बराबर है। हाँ, और बाद में ये वाली जो क्वांटिटी है ये आप लोगों के पास कितनी आ जानी है? ये आ जाएगी प्लस आपका ई ए अपॉन में आर, ठीक है, इंटू में 310। डन। ठीक है। अब ई ए को मैंने बाहर निकाल लिया, आर को मैंने बाहर निकाल दिया, बचा माइनस 1/300 प्लस 1/310। ये क्वांटिटी आपके पास बच गई। यहाँ पे लॉग बेस ई 3 है। वैसे तो कायदे से बेटर होगा कि आप इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लें। अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, और मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 3 की वैल्यू जो कि होती है 0.4771 के आसपास, है ना। अच्छा, अब आर की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ताकि ई ए कैलकुलेट कर सकें। तो देखो आर की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? कायदे से आर की वैल्यू यहाँ पे 0.0821 पुट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम ई ए कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके न्यूमरेटर में एक्टिवेशन एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट या तो जूल होगी या तो कैलोरीज होगी या तो अर्ग होगी। तो कोशिश करना कि जो आर पुट करो वो आप जूल वाला ही पुट करो या ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज वाला। तो अगर मैं आर की वैल्यू को, ठीक है, किसके टर्म्स में? जूल के टर्म्स में पुट करती हूँ, तो सब जानते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फाइनली यही आर यहाँ मल्टीप्लाई में भी आने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देते हैं 2.303 इंटू 0.4771 इंटू में 8.314 इज इक्वल्स टू ई ए। अच्छा, इधर क्या है आप लोगों का बचा कुचा, उसका हिसाब किताब एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई साइन की एरर तो नहीं हो गई है ना भाई, वो देख लें दो। ये ऊपर गया था तो पॉजिटिव हो गया था, फिर मैंने लॉग लिया, ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर और 1/300। अच्छा, मेरे माइनस तो कॉमन लिया ही नहीं है ना, 1/300 और प्लस में 1/310, नॉट प्लस, हाँ प्लस। फिर उसके बाद ई लॉग लेंगे तो कट ही जाना है, तो ई ए अपॉन में आर माइनस 1/300। ओके, ठीक है। अब बस इसको तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाना है? ये ऊपर में आ जाएगा -10 और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 मल्टीप्लाई बाय 310। सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी माइनस साइन है आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग वहाँ पे माइनस मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो माइनस साइन, क्योंकि मैंने कल ही बताया एक्टिवेशन एनर्जी ना तो प्लस हो सकती है, ना तो मतलब ना तो ज़ीरो हो सकती है, ना तो निगेटिव हो सकती है। वो होगी तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन, बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है इसलिए मैं उसको नहीं कर रही हूँ। खैर,
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन है। आपको गिवन पार्ट में कहा जा रहा है कि आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। चलो अच्छी बात है। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट यानी कि के दिया हुआ है 5.7 इंटू 10⁻⁻5 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये सारी कैलकुलेशन की गई है 25 डिग्री सेल्सियस पर। सिमिलरली आपको एक और के की वैल्यू दी हुई है इसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 10⁻⁻4 यूनिट, तो खैर यही रहेगी, और बस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की जगह कितना कर दिया गया है 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे अरेनियस के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की। तो देखो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, ये कल की क्लास की जो थ्योरी क्लास थी उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है, बट खैर फिलहाल इस पर भी हम अपना दिमाग नहीं खर्च करेंगे। जो गिवन डेटा हमको दिया है, पहले उस गिवन डेटा से एक्टिवेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, पहले हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। तो कल अरेनियस इक्वेशन को मैंने 2 टेम्परेचर्स पे लिखा था, फिर उन दोनों का लॉग लिया था, है ना, और उनको लॉग बेस आपके 10 में कन्वर्ट किया था, तो वहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया था, बोलो क्या, लॉग बेस 10 K2/K1, K2 मतलब हाइयर टेम्परेचर वाला, ठीक है, इक्वल्स टू आपका EA/R। अच्छा यहाँ पे 2.303 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे T2 - T1 T2। तुम्हें याद होगा कल मैंने कॉपी में ये चीज़ लिखवाई थी तुम लोगों को, 1/T1 - 1/T2, बस वही है। अब बस वैल्यू पुट कर दो। तुम्हें 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के के ऑलरेडी दिए हुए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। एक आपका 40 पे दिया है, एक 25 पे दिया है ना। अच्छा मैं 40 वाले को अपना मतलब सेकंड वाले सबस्क्रिप्ट से इंडिकेट करूँगी। क्यों, क्या फ़ायदा है 40 वाले, क्योंकि देखो T2 - T1 करना है। अब हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव तो नहीं होती, फाइनल आंसर में एडजस्टमेंट करने से बेटर है कि स्टार्टिंग से ही आप T2 को एक बड़ी क्वांटिटी और T1 को एक छोटी क्वांटिटी लेकर चलो, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों, ताकि T2 - T1 जब हम करें तो हमारा जो फाइनल आंसर आए वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, अदरवाइज मैग्नीट्यूड लेना पड़ जाएगा हर कड़ी में। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सेकेंड T2 वाले को लूँगी, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस वाले को मैं अपना T2 मान रही हूँ, और इसीलिए 40 डिग्री सेल्सियस का जो के दिया है 1.64 वो मेरा के जो होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ अगेन वैल्यूज़ को पुट करने का काम है। अगर वैल्यूज़ पुट करने का काम है तो करते हैं, क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 K2 आपको कितना दिया है 1.64, और नीचे वो कितना दिया है आपको 5.7। अच्छा चलो ठीक है, मैं 1.64 को एक काम करते हैं, चलो ठीक है लिख लेते हैं, बाद का बाद में करेंगे काम। यहाँ पे 5.7 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू EA, ये तो खैर हमको कैलकुलेट ही करना है। R की वैल्यू मैंने अभी अभी तुमको ऊपर बताया है ना, क्या उसके साथ नहीं करनी है छेड़खानी। 8.314 मल्टीप्लिकेशन में T2 - T1 कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है 15। अब सुनो, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, गलती से भी डिग्री सेल्सियस में काम मत करना। तो अगर 25 को मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 298, और 40 को अगर केल्विन में कन्वर्ट किया तो 313, ठीक है। अच्छा तो 298 और 313 कितने का डिफरेंस आएगा, 15 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस निकालते वक्त आप चाहे केल्विन में रखो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 15, डिनोमिनेटर में आएगा 298, इंटू में कितना आपका 313। अब अगेन ये कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लोगे आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन करना में क्या तकलीफ़ है। अरे यार ये लॉग वॉग देखो ना क्या गंदा गंदा है। तो देखो अगर मैं पेपर में लेट से ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती तो मैं थोड़ा ना अप्रॉक्सीमेशन करती, मैं 1.64 को 1.5 लिख देती और 5.7 को 5.5। ऑब्वियस है कि आंसर में डिफरेंस तो आता ही आता क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन की जा रही है, बट इतनी लंबी चौड़ी हैक्टिक कैलकुलेशन करने से तो बेटर ही है। और पावर्स को मैंने सॉल्व कर दिया। खैर अभी कैसा है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो चैप्टर्स है इन चैप्टर्स में
आपको इन दोनों की वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन है ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मतलब बार 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 कैलकुलेशन करोगे पगले समान, है ना। तो मैं अभी बता देती हूँ, मुझे ये याद है 19.14, तो जिसको हम लोग कई बार सिंपली 19 लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली 19 लिख दे रही हूँ, मेरे लिए आसान होगा। इंटू 15 अपॉन में, अच्छा ये तो करना ही पड़ेगा, 298 इंटू 313। ऐसा मत करना कि 313 को 300 कर दिया, ये बहुत बड़ा अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा, ठीक है। वो सब करने की मत सोचना। खैर, पॉइंट पॉइंट आपके गए, तो ऊपर में कितना है आप लोगों का 150 और नीचे में कितना है 55। तो अगर मैं 150 को कैंसिल करूँ 5 के टेबल से, तो ऊपर में आ जाएगा 30 और नीचे में कितना आ जाना है आप लोगों का 11, बराबर 5 3 जा और नीचे 5 5 1 जा, ठीक है। 30/11, ओके। यहाँ आ जाएगा EA अपॉन में 15 और 19 का तो भैया कहीं से कटने का तो इरादा ही नहीं है, तो ये 15 वैसे का वैसी, 19 वैसे का वैसी, 298 वैसे का वैसी, 313 भी वैसे का वैसी। अब 30/11 का क्या किया जा सकता है, अगर सोचो, जस्ट इमेजिन कि वहाँ पर 11 ना होता, वहाँ 10 होता, तो 30/10 3 हो जाता और लॉग बेस 10 3 कितना होता है 0.4771। तो मैं वही हरकत कर रही हूँ, मैंने पूरा अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है। मतलब तुम देख लो कि यहाँ पे कितनी हाई लेवल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल किया गया है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, बट ऑब्वियस है कि पेपर्स में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, और अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके देखने से बेटर है कि अप्रॉक्सीमेट कर लो। हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करने से पहले ऑप्शन को हमेशा अवश्य आप देखें कि कहीं जो ऑप्शंस में आंसर्स दिए हैं कहीं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज तो नहीं दिए, मतलब 19.12 19.992, अगर ऐसे आंसर्स दिए हैं तो कभी भी अप्रॉक्सीमेशन मत करना, क्योंकि थोड़ी सी भी अप्रॉक्सीमेशन अगर तुमने की तो आंसर बहुत बिदक जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी कैलकुलेटर से ये पूरा का पूरा आपका जो न्यूमरेटर है ये देखा, कितना आता है ये आता है 845, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ 845,519.5, और डिवाइड बाय इसको हमें कितना करना है 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय कितना करना है 15 से डिवाइड करना है, तो 15 से आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आपके पास आपका आंसर आ जाना है। तो मैंने इसको डिवाइड किया है और मेरा आंसर आया है 56367.96 जूल। अब एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल। कई लोग लिख के छोड़ देते हैं सिर्फ मात्र जूल, जूल नहीं होती भाई जी, जूल पर मोल होती है, ठीक है। 1 मोल के लिए डिफाइन होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो जूल में अगर मैं आंसर रिपोर्ट करूँ तो कितना, मतलब आंसर कितना आ रहा है 56,000, तो बेटर है कि इसको मैं किलो जूल में रिपोर्ट करूँ, और अगर मैं किलो जूल में रिपोर्ट करूँगी तो डिवाइड बाय 1000 करूँगी एंड आंसर वुड बी 56.36796 ऑल डॉट 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 डॉट। तो उतना पॉइंट में तो खैर हम नहीं जा रहे, बट तुम देखो मेरा आंसर कितना आया 56, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर, ठीक है वो बेसिकली है 54.5, ठीक है। जो मेरे पास इसका आंसर है वो कितना है 54.5, और मेरा कितना आ रहा है 56, 1.5 का अंतर आ रहा है, समझ रहे हो, 1.5 का अंतर। बट 1.5 के अंतर ने मुझे कितने बड़े कैलकुलेशन के तामझाम से बचाया है। इसीलिए कह रही हूँ कि ऑप्शंस देखना, अगर ऑप्शंस में आपको बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस दिख रहा है तो ही ऐसे केस में आप अपना टैलेंट वहाँ पे दिखाना अप्रॉक्सीमेशन करने का, अन्यथा अप्रॉक्सीमेशन करने के बारे में दूर दूर तक अपने सपनों में भी ख्याल में ये चीज़ लेकर आने का नहीं, ठीक है। और कई मतलब ज्ञानी रामानुजन लोग अगर ऐसे हैं जो इतनी महीन कैलकुलेशंस करने की इच्छा रखते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई, खुशी से करो, लेकिन थोड़ा सावधानी से। खैर, दूसरा हमने एक दिन कैटलिस्ट के बारे में भी शिक्षा ज्ञान लिया था, चलिए शिक्षा लेते हैं। एक मान लेते हैं रिएक्शन है, उस रिएक्शन को 2 बार करवाया जा रहा है। एक बार 37 डिग्री सेल्सियस पे करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो 37 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तब आपने किसी भी प्रकार का कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया, और उस वक्त उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आई है वो आई है 83.68 किलो जूल पर मोल, ध्यान रखना पर मोल, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपने इसी सेम रिएक्शन को सेम टेम्परेचर पे करवाया है
बट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाया है। अब जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो पहले अगर एक्टिवेशन एनर्जी 83 लग रही थी, तो अब कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है कुछ आप लोगों की इतनी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इतनी लग रही है। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे क्या पूछिए, कैलकुलेट करने को कहा गया है। किस चीज़ को कैलकुलेट करना है? रेशो को कैलकुलेट करना है। किस चीज़ के रेशो को कैलकुलेट करना है? रेट कॉन्स्टेंट्स के रेशो को कैलकुलेट करना है ऑफ कैटेलाइज्ड वर्सेस नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन। यानी कि जब कैटेलाइज्ड रिएक्शन थी तो उस वक्त के की वैल्यू क्या आ रही थी, और जब नॉन कैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो के की वैल्यू कितनी आ रही है। क्लियर है पॉइंट? तो अब क्या करें? अब देखो, के की वैल्यूज़ के बारे में बात की गई है, टेम्परेचर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी दी है, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे देखो, टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है, तो कैपिटल ए की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम होगी। अच्छा, अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैम अगर आप टेम्परेचर सेम रख रहे हो तो फिर आप ही ने तो कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, तो फिर तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, बट एक में कैटलिस्ट कर दिया यार, एक में नॉन कैटलिस्ट कर दिया, तो कैटलिस्ट की वजह से तो चेंज होगी ना। तो के कैटलिस्ट वाला हमको देखना है वर्सेस के नॉन कैटलिस्ट वाला हमको देखना है। तो जब मैं अरेनियस इक्वेशन लगाऊंगी तो दोनों का कैपिटल ए कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। बराबर ई रेज टू द पावर कितना होगा? माइनस ऑफ ई ए कितना दिया है आपको? 83.68। तो मैंने इसको भी अप्रॉक्सीमेशन में उठा के कितना डाल दिया? 84 अपॉन में आर टी। अब देखो आर टी को देखो कैसे लिखते हैं। आर हम लोग क्या लिखते हैं? 8.314। मैंने क्या किया, इसको भी अप्रॉक्सीमेट करके 8.4 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ऊपर और नीचे में कैंसिलेशन ताकि कर सकूं। तुम्हारे को अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है या फिर तुम्हें एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन डू। बट कैसा है, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, कैलविन में कन्वर्ट करना ना भूलें। 310 सॉल्व कतई ना करें, रुक जाइए। ई रेज टू द पावर माइनस, नेक्स्ट आपको कितना दिया हुआ है उसको ज़रा चेक करिए। नेक्स्ट कितना दिया है? 25.1। तो 25.1 को बेटर है कि आप 25 ही लिखो, और अपॉन में क्या कर दो यहाँ पर? हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, बाहर आके कॉल करना। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू जैसे ऊपर मैंने, क्योंकि देखो 8.4 लिए तो बेटर है कि मैं यहाँ पे भी 8.4 लूँ। अब जैसे कि तुमने बेसिक इंडाइसेस के नियम 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़े होंगे, तो तुम्हें तो ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर मैं इस नीचे वाले ई को ऊपर उठा के लेकर जाती हूँ तो वो ऊपर जाके ई रेज टू द पावर मतलब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, अब जब बेसेस सेम होती है तो पावर्स को क्लब किया जा सकता है, यानी कि -84 अपॉन में 8.4 इंटू 310 प्लस आपका ये कितना 25 अपॉन में 8.4 इंटू 310। क्या है बात दिमाग में गई? बिल्कुल। अब देखो, किसी को भी ना ये कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, मैं अगर डिनोमिनेटर कॉमन निकालूं तो 1/8.4 इंटू 310 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा? -84 प्लस आपका 25। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? -84 प्लस 25 यही बचेगा। हाँ ठीक है। अब तुम्हें तो पता ही है कि मैंने तुमसे अगेन कहा है कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर की वजह से, जो ये निगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस होता है उसका एक्सपोनेंट खैर लेकर हम चलेंगे, तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से के कैटेलाइज्ड अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा? के अनकैटेलाइज्ड का रेशो। अब अगर मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन आता तो इसको सॉल्व करके कुछ तो क्रिएट होता है ना, इसको सॉल्व करके कुछ तो क्रिएट होता, उस कुछ तो की वैल्यू आपको पेपर में बाजू में लिखकर मिली हुई होगी। बस खत्म। आपको क्या करना है? उसी वैल्यू को उठाना है और उस वैल्यू को उठाकर वहाँ पर लिखकर आ जाना है। ख़त्म। ये इस तरीके से किया जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन वाली पार्ट में बेसिकली खुद की एंट्री नहीं करवा रही हूँ, है ना। मैं कैलकुलेशन में नहीं घुस रही हूँ। मैंने कुछ उल्टा कर दिया क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने अनकैटेलाइज्ड वर्सेस कैटेलाइज्ड का काम कर दिया। ओके, कोई इशू नहीं, करेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट क्यों करना, पहले निकाल लेते हैं रेशो, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। चलिए बताइए क्या होगा? ई रेज टू द पावर
आपका कितना 1/8.4 मल्टीप्लाई बाय 310, तो जो पॉइंट और ज़ीरो है वो तो हट गए, तो 84 को बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 31 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जा रहा है 2604, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, ये आ रहा है 2604। ऊपर में -84 + 25 है। अच्छा, तो 84 - 25 ये कितना हो जाता है 59, दैट वुड बी -59। बट ये देखो ये किसका रेशियो आया है, के अनकैटेलाइज्ड वर्सेस के कैटेलाइज्ड का। क्वेश्चन में उल्टा पूछा है तो आप कर लीजिए उल्टा, तो के कैटेलाइज्ड वर्सेस के अनकैटेलाइज्ड। तो ये जो निगेटिव क्वांटिटी आई थी आपकी, ये निगेटिव क्वांटिटी आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव क्वांटिटी आपकी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। कर लीजिए कैलकुलेट। अच्छा अब सुनो, कैलकुलेट मत कर डालना गलती से भी। एक काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो जब तुम दोनों तरफ लॉग लोगे तो इधर लॉग बेस ई आ जाएगा, के कैटेलाइज बाय के अनकैटेलाइज्ड। इधर भी लॉग लोगे तो लॉग और ई तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, खैर ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर अब जो आप लोगों का आया है, जो क्वांटिटी आप लोगों को मिली है ना, ये जो क्वांटिटी आपको मिली है, इसको बस आप क्या बचेगा आपके पास बचेगा 59। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा 59। अच्छा और क्या बचेगा आप लोगों के पास 2604। ख़त्म। अब उसके बाद ये लॉग बेस ई है। इमेजिन करिए ये लॉग बेस 10 होता तो क्या करते, 2.303 लॉग बेस 10 कर देते, है ना। अच्छा और यहाँ क्या आ जाता आपका के सी अपॉन में के अनकैटेलाइज्ड, ये आ जाता 59 अपॉन में 2604। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लॉग बेस 10 के सी अपॉन में के अनकैटेलाइज क्या है, तो तुम ये नहीं कहोगे मैडम 59 अपॉन 2604 मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये पूरी की पूरी क्या चल रही है, मैथ्स चल रही है। ठीक है, पूरी की पूरी ये क्या चल रही है, मैथ्स चल रही है। डिवाइड कर लो तो कितना आ जाना है इसने, ये आ जाएगा अगेन आपका 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको रफली 19 ले सकती हूँ। ये हो गया लॉग बेस 10 के सी अपॉन में के अनकैटेलाइज्ड। अब के सी अपॉन में के अनकैटेलाइज्ड कैसे निकालेंगे, 10 रेज टू द पावर 19.16, ये आता है इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। ख़त्म। अगर पेपर में 10 रेज टू द पावर 19 की, 10 रेज टू द पावर 20 ऐसे कोई भी ऑप्शन दिए तो उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके से काम तुम्हें करना होगा। अब क्या इस पूरे अटेम्प्ट में मेरी कोई गलती है, हाँ एक सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे, और जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से होगी ही होगी जो ध्यान से काम नहीं करेगा। क्या गलती हुई है, सब कुछ तो ठीक दिख रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है भाई, तो क्या दिक्कत है। और जो आर की वैल्यू तुम पुट करते हो, वो आर जो लिखते हो ना 8.314, वो भाई साहब जूल में होता है। अरे बाप रे, इसका मतलब जो 8.4 लिखे हो आर की वैल्यू, उसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना भूल गए, यानी कि -3। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर -3। सिंस क्योंकि ये क्वेश्चन एक रेशो वाला क्वेश्चन है, तो रेशो वाले क्वेश्चन में कैसा होता है, अगर सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे दोनों तरफ अपीयर हो रही है तो हमको कैलकुलेशन में उतनी बड़ी जुगाड़ भिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 10 की पावर -3 यहाँ आएगा, जैसे 10 की पावर -3 यहाँ आएगा, जैसे 10 की पावर -3 यहाँ आएगा, चलता ही जा रहा है ना। मतलब क्या मुझे पूरी कैलकुलेशन देखो चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, नहीं, पूरी कैलकुलेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं बस मैं अपनी गलतियों को ठीक कर रही हूँ, है ना। जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं सिर्फ मेरी गलतियों को ठीक कर रही हूँ। ये आ जाएगा 10 की पावर आपका कितना 3 बराबर, तो सिर्फ उतनी ही जगह मेरे को करेक्शन करने की नीड पड़ी। खैर, लेकिन अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना है, रेशो फेशो नहीं लेना है, फिर क्या करते, फिर आपका पूरा ही गलत हो जाता। तो ऐसे केस में यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट्स आपको दी जा रही हैं उसमें आप जो जूल, मतलब आप जो आर की यूनिट ले रहे हो और आप जो किलो जूल वगैरह ले रहे हो, वो आपका बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हो गधे जैसे। ठीक है, अच्छा और क्या बातचीत की जा सकती है हम लोगों की, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन आपको कही गई है कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो उसका जो T हाफ है
टी हाफ तुम्हें समझता है ना, वो कितना है 60 आवर्स। और 60 आवर्स कब, जब हमारा टेम्परेचर कितना रखा गया, 300 केल्विन रखा गया। अब वो बोल रहा है कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज़ करके अब टेम्परेचर को लेकर आ गए हम 310 केल्विन पर। तो वो ये बोल रहा है कि बताइए, ठीक है, कि हाफ लाइफ जो है वो क्या है। तो उसने बोला कि हाफ लाइफ हम दे देते हैं आपको, 40 आवर्स है। वो कह रहा है कि हाफ लाइफ अभी कितनी है, 40 आवर्स है। अब वो तुमको क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर को और इंक्रीज़ कर दिए, बताओ। ये लो बेशर्मो सामान, और कहाँ पे ले आए, 350 केल्विन पर ले आए। अब वो तुमको पूछ रहा है कि बताइए अब आपका टी हाफ कितना होगा। हे राम, ये क्या माया है, कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मदद से ज़्यादा एक स्टूडेंट इतना जान सकता है कि जो टी हाफ है उसका फॉर्मूला होता है 0.693/K, है ना। अच्छा, तो कई लोगों के विचार इस तरीके से आते हैं कि मैडम क्योंकि पहली बार टी हाफ दिया हुआ है तो क्यों ना उस टी हाफ की वैल्यू को पुट करके के निकाल लें, और क्योंकि आपने ही एक बार बताया था कि के तो एंटायर रिएक्शन में क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, तो फिर उसी के को 300 350 वाले के लिए भी पुट कर देते हैं, ऐसा उनका विचार चलता है। बट महान इंसानों, मैंने ये भी तो बताया था कि के एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर के एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो अगर तुम 350 केल्विन टेम्परेचर कर दोगे तो जो तुम्हारा के है, क्या वो तुम्हारा के सेम रहेगा, क्या के बदल जाएगा। इसका मतलब मुझको अगर उस 350 केल्विन का टी हाफ कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझको उस 350 केल्विन का क्या पता होना चाहिए, मुझे उस 350 केल्विन का क्या पता होना चाहिए, आपका के। क्योंकि जैसे ही मुझे के पता चलेगा मैं 0.693 वाले फॉर्मूले में पुट करूंगी और वहाँ से उसका टी हाफ मैं कैलकुलेट कर दूंगी, ख़त्म कहानी। ठीक है, ख़त्म कहानी, बस, बराबर, और कुछ भी नहीं। अब के कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ा डाउट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग 0.693 डिवाइड बाय जो हमारा के है उसके साथ अब आगे कैसे काम करेंगे। तो क्या हमें कोई फॉर्मूला पता है जिससे हम ये के वे कैलकुलेट कर सकें? बिल्कुल हमें फॉर्मूला पता है, हमने कल ही पढ़ा, log K2/K1 है ना आप लोगों का, अपॉन में क्या आता है, EA अपॉन में 2.303 R। बस उस फॉर्मूले को यूज़ करो। कैसे यूज़ करेंगे उस फॉर्मूले को, log बेस 10 K2/K1, ठीक है। अच्छा, K2 की जगह क्या लिखें, K2 दिया है क्या मैडम, लेकिन K तो कहीं नहीं दिया, K तो कहीं भी नहीं दिया, आप क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको टी हाफ 40 आवर्स पे दिया हुआ है, तो अगर आप 0.693 डिवाइड बाय क्या करोगे, आप 40 करोगे तो आपको वहाँ से आपका के नहीं मिल जाएगा क्या, हाँ मिल जाएगा, राइट। तो log बेस 10 K2/K1 लिख रही हूँ। अच्छा, तो K2 मैं किसको लेती हूँ, आपके कौन से वाले टेम्परेचर को, K2 मैं किसको लेती हूँ, ये इस वाले टेम्परेचर को, 310 वाले टेम्परेचर को, ठीक है 310। अच्छा, 310 वाले टेम्परेचर को अगर मैंने लिया तो इसका टी हाफ कितना है, 40 आवर्स, इसका टी हाफ कितना है, 40 आवर्स। तो इसका जो के की वैल्यू होगी वो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 अपॉन में 40 अपॉन में K1 किसको लेते हैं हम लोग, इस 300 वाले को। अब कई लोगों को डाउट आ रहेगा कि अरे 350 का तो कहीं रोल ही नहीं है, बात करते हैं क्यों रोल नहीं है, देखते हैं। 0.693 अपॉन में कितना आ जाना है, 50 आ जाना है, इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R की वैल्यू ध्यान रखना जूल वाली अपन डाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 8.314 आपका, अच्छा 8.3 ले लो, क्या 14 तक जाना, T2 माइनस T1, तो 310 और 300 डिफरेंस कितने का है, मात्र 10 का, अपॉन में T1 इंटू T2 यानी कि 300 इंटू 310, ठीक है, 300 इंटू कितना आपका 310, 300 इंटू 310। तो खैर ये ऊपर का एक ज़ीरो और एक ज़ीरो काट दिया, यहाँ से मैं EA निकाल रही हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, EA।
फिर इस EA को मैं आगे यूज़ करूँगी, फिर मैं इस EA को आगे यूज़ करूँगी। हे भगवान, इतनी मेहनत। इससे बेटर है कि एक काम करो, आप एक बार फिर से इक्वेशन बना लो। किसके लिए इक्वेशन बनाए? 300 वर्सेस 350 के बीच में। अगर 300 वर्सेस 350 के बीच में इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा? 0.693 अपॉन में 50। अच्छा 50 नहीं, क्योंकि हमको 350 वाली तो भैया वैल्यू ही नहीं पता है, 350 का तो हाफ लाइफ ही नहीं पता है मुझको, है ना। तो वो वैसे का वैसी, लेट से x मान ली उसकी हाफ लाइफ हमने, वर्सेस 300, 0.693 अपॉन में 300 के लिए कितना आएगा? 50 इक्वल टू EA। अब EA तो दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, 2.303 इंटू 8.3। देखो, ताकि हम कैलकुलेशन से बच गए। 300 और 350 के बीच में गैप कितने का है? 50 का। 300 और 350 यही ले रहे हैं हम लोग, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 350, ये हमारा काम। अब क्या करो, सादा उठा के रेशो ले लो। जब रेशो लोगे तो देखो ये एंटायर क्वांटिटी कट गई, कितना बड़ा कैलकुलेशन हमारा बच गया। सोचो, ये और ये कट गया, ये 5 1 ये 5 7 क्या बचता है? अच्छा देखो, 0.693 0.693 ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा log बेस 10, 50/40 ये बचा, अपॉन में क्या बचा? log बेस 10 आपका 50/x ये बचा। सही कह रहे हैं? इक्वल टू में क्या बचा? इक्वल टू में आप लोगों के पास बचा 300 मल्टीप्लाई बाय कितना? 7 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई बाय 31। ये देखो, ये क्वांटिटी भी कर गई। कितना सिंप्लीफाई हो गया है मेरा कैलकुलेशन, कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इस क्वांटिटी पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या हो जाएगा? log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 4, 0 0 मैंने उठा के काट दिए, ठीक है। और log 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? log 2 का स्क्वायर, ताकि इसको 2 टाइम्स ऑफ log 2 लिखूँ। इतना बेसिक लॉग तुम्हें अब तक आ जाना चाहिए। अगर ये अभी भी नहीं आ रहा है, मतलब मैथ्स में पोपट हो और मैथ्स को ठीक करने की आवश्यकता है। खैर, यहाँ पे आएगा log 10 50 माइनस log बेस 10 x, राइट। चलिए बताइए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने कहा था बेसिक लॉग्स की वैल्यू आपको याद होना ज़रूरी है। log 2 और log 3 की वैल्यू ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को याद होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को क्या होती है? याद। log 5 की वैल्यू खा जाते हैं, तो भूलना मत, ये होती है। log 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू log 2, और log 2 कितना होता है? 0.3010, तो 2 टाइम्स ऑफ log 2 कितना हो जाएगा? 0.6020, ठीक है। तो 0.6020, खैर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 7/31, इसको सॉल्व करें क्या? नहीं यार, उसको सॉल्व मत कर। एक काम कर, 7/31 को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये 31/7 बन जाएगा। क्यों लेकर आए? क्योंकि उस तरफ वेरिएबल है ना, राइट साइड। अच्छा, log 10 50 को कैसे करें? तो log 10 50 की वैल्यू कोई याद नहीं रखता है, वहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? 50 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 10 लिखा जा सकता है, बराबर। log 10 50 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 10 लिखा जा सकता है। log 5 की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो वो 0.6989 आ जाएगा, और log 10 वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो +1 आ जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लो, तो कोई बहुत बड़ा देखो तो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। खैर, छोटा सा ही होने वाला है वो, पर जितना भी है अपन को निकालना तो भैया हमारा धर्म है। 0.0969 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो 31/7 ये हो रहा है 0.09 और आपका 69, ठीक है। इसको खैर राउंड ऑफ कर लेंगे हम, यही तो हमारा काम है। अच्छा, उसके अलावा ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों ऐड हो गए, 1.6989 हो गया, माइनस में 1.6989 इधर पे आ गया, इक्वल टू माइनस ऑफ log बेस 10x यहाँ पे बचा। अब ये कितना होता है? तो ये देखो 0.096 है। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो ये समथिंग 7 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ तो इसको उठा के मैं 1 बना देती हूँ, है ना। मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आपका 31/7 इंटू 0.1 ऐसा कर दिया मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है, ताकि ऊपर 3.1 क्रिएट हो, और 3.1 डिवाइडेड बाय आप लोगों का 7 कितना हो जाएगा? 0.444, है ना, 0.44 के आसपास।
-0.16989, इतना बड़ा नंबर कौन लिखेगा? इससे अच्छा है मैंने इसको लिख दिया कितना आपका 1.7 कर लेते हैं, चलो 1.7 कर लिया मैंने इसको। अब 1.7 में से 0.4 माइनस करो, 4 मत करना, 4 माइनस करना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सेकेंड टर्म आपकी सिर्फ 1 डेसिमल तक ली है तो बेटर होगा कि जो दूसरी टर्म मैं उसके साथ माइनस कर रही हूँ वो भी 1 डेसिमल वाली ही हो। ठीक है, ऐसा तो कितना आ जाना है, ये 1.3 आ जाएगा। -1.3 इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10x। अब देखो माइनस माइनस तो दोनों तरफ का उड़ गया, लॉग बेस 10x इक्वल टू 1.3। अब x यहाँ से कितना आएगा, 10⁻⁻1.3। और x हमने क्या अज्यूम किया था, हमने t½ अज्यूम किया था। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको इतना एंटी लॉग वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो अभी x की वैल्यू आई है। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा आपका t½ मिल गया। अब ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10⁻⁻, सबसे बड़ी समस्या। तो ये वैल्यू खैर हम ओरली नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, कौन सी वाली कैलकुलेशंस, आप लोगों की बड़ी वाली कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर से तो आ जाएगा आंसर। होप सो बीच में मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर ना की हो, अगर की होगी तो उसको काइंडली इग्नोर करना, कंसेप्ट सीख लो यार, कैलकुलेशन एरर का मेरा क्या करोगे तुम। खैर, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको बहुत सारे अनगिनत प्रकार के पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें दे देकर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ आपसे पूछी गई थी मेरे हिसाब से, वो पूछा गया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, है ना। एक हमने एक और चीज़ देखी थी ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी निकालना था। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे कहाँ यार, ठीक है, आई थिंक किसी दूसरे क्वेश्चन में था। ठीक है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब होता है ए, अगर किसी भी क्वेश्चन में निकालने की नीड पड़ गई तो तब की मैं बता रही हूँ। तो k इक्वल टू ए e⁻⁻ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, या फिर लॉग ले लो, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और देखो तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है ना, इन इक्वेशंस में ही वो तुमको क्या करवाएगा, वैल्यूज पुट करवाएगा अलग अलग फॉर्मेट में, और अलग अलग फॉर्मेट से आपको आंसर क्या करना होगा, निकाल के देना होगा, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही घुमा फिरा के घुमाता रहेगा गोल गोल, और उसी में कुछ कभी कुछ और उसी में से एक आधी वैल्यू उठा के दे देगा और कैलकुलेट करने को वो कहेगा कि ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है, एक मिनट, कि वैल्यू ऑफ स्लोप आपको दी हुई है। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्लोप इन ग्राफ बिटवीन log बेस 10k एंड 1/t, जब इन दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट किया जाए, जो कि मैंने कल करके बताया था। ठीक है, तो ये आपको इतना दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है फाइंड करो EA इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। अब कैसे करें, सबसे पहले तो आपको log बेस 10k और 1/t का ग्राफ कैसा आता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो कल ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि ये ग्राफ समथिंग ऐसा दिखता है। इस ग्राफ का जो ये होता है y इंटरसेप्ट, वो किसके बराबर होता है, log बेस 10a के बराबर होता है। इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, -EA/2.303 r के बराबर होता है। और इस बार आपको स्लोप की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। इसका मतलब उसका दिया हुआ स्लोप और आपका दिया हुआ स्लोप आपस में इक्वल होगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से मैं काट दूं तो क्या हो जाएगा, 1000 इज इक्वल्स टू आपका EA अपॉन में, अभी मैंने बताया था R की वैल्यू वैसे तो हम सबको पता होती है 0.0821, बट पुट नहीं करने का, क्या पुट करना, 8.314, बट जब वो पुट करते तब तो आंसर जूल में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो, ठीक है, तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो R की वैल्यू क्या कर सकते हो, वो जूल वाली पुट कर सकते हो, और बाद में उसको कन्वर्ट कर लो किस में, कैलोरीज में। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स के बराबर होता है। तो अगर आपका आंसर जूल में आ गया तो 4.18 से डिवाइड कर लो तो कैलोरीज में आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। या फिर सिंपली R की वैल्यू ही कैलोरी वाली पुट कर दो, जो कि ज़्यादा आसान है। अच्छा, क्या होती है R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैलोरी,
वो होती है आपकी 2। वैसे 2 के आगे भी होती है बट मैं अप्रॉक्सीमेटली उसको 2 ले लेती हूँ। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4.606, यानी कि आंसर वुड बी 4.6 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर मोल, किसकी वैल्यू, आपके एक्टिवेशन एनर्जी की। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है, डन। ठीक है, ये ऐसा काम आसान होती हैं चीज़ें। जो फॉर्मूला, जो ग्राफ आपने पढ़े हैं ना, सारी चीज़ें सब कुछ उसी में से पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर, तो उसमें कंफ्यूज होने लायक जैसा कुछ भी नहीं रहता है। बस अपने जो कंसेप्ट्स हैं, जो आपने पढ़े हैं, जो आपको पता है, वो सब आपको कैसा है, थोड़ा ठीक से बस याद होने चाहिए, और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर तुम्हें याद ही नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें याद ही नहीं है और तुम सोच रहे हो कि मैं न्यूमेरिकल बना लूँ, तो फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? फॉर्मूलेस तो याद करने ही पड़ेंगे ना। अच्छा, वो जितना ज़्यादा तुम खैर प्रैक्टिस करोगे उसके साथ साथ फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं, बट उसमें तो मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, एक अलग से कॉपी बनाओ। उस कॉपी में हर चैप्टर वाइज जैसे जैसे फॉर्मूले जिस जैसे पढ़ते जाओ, सिर्फ फॉर्मूले को लिखते जाओ, सिर्फ लिखते जाओ, ताकि वो डेली फॉर्मूले रिवाइज करो तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो फॉर्मूले तुम्हें क्या हो जाते हैं, रट जाते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले तुम्हें क्या हो जाते हैं, रट जाते हैं। अब अगर तुम ये सोचोगे कि मैं एक ही दिन में, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें रट लूँगा, या पहले पूरा चैप्टर हो जान देते हैं फिर मैं रट लूँगा, तो ऐसे में देखो काम नहीं होता फिर। ठीक है, ऐसे में फिर चैप्टर ऐसे ख़त्म पे ख़त्म, ख़त्म पे ख़त्म, ख़त्म पे ख़त्म होते जाएंगे और तुम्हारा सिर्फ चीज़ें पेज से कैसे छूटती जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और अलग अलग स्टेट्स की जो CET एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें ये पूछा जा चुका है। खैर महाराष्ट्र CET में ये नहीं पूछा गया है क्योंकि महाराष्ट्र CET का ये पार्ट नहीं है उनका जो सिलेबस कंटेंट है, बट जो केरला की CET होती है या फिर कोई और लेट से, वहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की आपको दी हुई है 150 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और उसी रिएक्शन में जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 260 किलो जूल पर मोल। तो आपको ये बताना है कि डेल्टा H रिएक्शन का कितना होगा। डेल्टा H को हम एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कितना होगा, ठीक है, एंथैल्पी चेंज। तो कल मैंने तुम लोगों को ग्राफ बताए थे, ग्राफ से मैंने क्या सिखाया था कि मैक्सिमम टाइम्स एक स्टूडेंट को क्या लगता है कि एंथैल्पी चेंज निकालने का तो दुनिया में एक ही तरीका आता है, बोलो कौन सा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो मैडम यहाँ तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी दीच नहीं है, फिर हम क्या करें बताओ, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है, आप डेल्टा H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड, इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आपका जो डेल्टा H होता है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड होता है, या फिर ये भी हो सकता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस करने पे आ जाता है। लेकिन इन दोनों में से क्या रखें, क्योंकि अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करने को बोलोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करने को बोलोगी तो आंसर कुछ और आएगा, फिर हम क्या रखें। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ग्राफ कैसा होगा, एक्सो होगा कि एंडो होगा, पहले आप ये डिसाइड करो, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोला गया है कि फॉरवर्ड को जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो 150 है, और बैकवर्ड को जो एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है वो 260 है। मतलब बैकवर्ड को ज़्यादा एनर्जी लग रही है ट्रांजिशन तक पहुंचने में। मतलब ज़रूर ग्राफ कैसा रहा होगा कि रिएक्टेंट के कंपेयर में प्रोडक्ट रहा होगा नीचे, क्योंकि बैकवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में आना, और अगर प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए 260 लग रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत नीचे की तरफ होगा ना, उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, तभी तो उसको ट्रांजिशन स्टेट में आने के लिए ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस, ठीक है, ऐसी रिएक्शन, अब बात चलो खैर बाद में बात करते हैं ऐसी रिएक्शंस के बारे में। ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या कहलाता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच का जो एक गैप होता है यही डेल्टा एच कहलाता है। बट क्या इस गैप को मैं एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये गैप है, ठीक है, दिस इज बेसिकली 150,
और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है दिस इज बेसिकली 260। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ये ई ए फॉरवर्ड है और ये ई ए बैकवर्ड है, तो तुम्हें ये लगता है कि एक रिलेशनशिप बन रहा है। क्या रिलेशनशिप बन रहा है? ई ए बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ई ए फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच। ध्यान से देखो, ग्राफ को समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल बन रहा है। बैकवर्ड दिया है 260, फॉरवर्ड दिया है 150। इक्वेशन में पुट करो 260 माइनस 150 विल बी 110 इक्वल्स टू डेल्टा एच। ये मेरे पास वैल्यू आ गई मेरे डेल्टा एच की। आंसर डन। अब देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या थे, इसलिए कभी भी ये मत देखना, हमेशा कंपेयर करना इन दोनों वैल्यूज़ को, उनके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना, ठीक है। और ग्राफ से फिर प्लस माइनस करके इक्वेशन बना के काम करना। ये ऐसा मैं करती हूँ, मैं फॉर्मुलेज वगैरह, ताकि मुझे मिनिमम रट्टा मारना पड़े इसीलिए। खैर, अभी ऑप्शंस देखो कैसे थे। ऑप्शंस आपके पास जो थे वो ऐसे थे, प्लस 410, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था माइनस 110, तीसरा ऑप्शन था 110, ये वाला ऑप्शन था माइनस 410। तो देखो 410 भी किसी ना किसी महान इंसान का आ ही रहा होगा। कैसे आ रहा होगा? जो 260 और 100 को कुछ कर रहा होगा भाई, प्लस माइनस प्लस कर रहा होगा, उनका आ रहा होगा। तो इतना तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे 410 तो नहीं आने वाला, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो। बट द डाउट इज कि इन दोनों में से क्या रखें? तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगेगा, 110 रख देते हैं, क्या दिक्कत है ना? 110 विल बी आवर करेक्ट आंसर। अच्छा, लेकिन अभी इस ग्राफ को देखो, और इस ग्राफ को देख के मुझको बताओ कि ये ग्राफ कैसा है। एक्सो वाला ग्राफ है कि ये एंडो वाला ग्राफ है? क्या तुम लोगों को एक्सो और एंडो वाले ग्राफ आते हैं? हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सिखाया है, कल के दिन भी सिखाया। तो ऐसे केस में ये ग्राफ किसका है? देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है उसके कंपेयर में ज़्यादा है। इसका मतलब जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे होंगे तब हमने एनर्जी क्या की है, लूज़ की है। तो ये एक एक्सो का ग्राफ है। और अगर मान लेते हैं ये एक एक्सो का ग्राफ है, ठीक है, अगर ये एक एक्सो का ग्राफ है, तो एक्सो के ग्राफ में बोलो क्या होता है, आपका जो भी डेल्टा एच निकलता है, भले ही इस इक्वेशन से डेल्टा एच तुम्हारा 110 आ रहा है, ठीक है, भले ही इस इक्वेशन से तुम्हारा जो डेल्टा एच है वो मान लेते हैं 110 आ रहा है, बट क्योंकि ये ग्राफ एक एक्सो का है इसीलिए इसके आगे माइनस आएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बोलिए क्या होगा, बी, ना कि 110। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो कभी भी फॉर्मूले को मगअप बिल्कुल मत करो। फॉर्मूला अगर तुमने ग्राफिकल वाले क्वेश्चन में अप्रोच किया तो ऑलमोस्ट मैं बता दूं 99% केसेस में तुम्हारी चीज़ें गलत ही आएंगी। हमेशा क्या करो, तुम कंपैरिजन करो। जब तुम कंपैरिजन करोगे ना, तब तुमको आसानी से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी, और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। डन, ठीक है। तो ये एक आधी न्यूमेरिकल था ग्राफ को लेकर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को बेसिकली मिलता है। अब इसमें और क्या आ सकता है, मतलब और क्या वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। एक वेरिएशन आपको ये देखने को मिलेगा कि मान के चलते हैं आपको डेल्टा एच की वैल्यू दे दे और एक ई बैकवर्ड दे दे और आपको ई फॉरवर्ड बोले, तो जिसको ये इक्वेशन पता है वो कर सकता है ना, जिसको ये इक्वेशन पता है वो सब कर सकता है। तो ग्राफ इज बेसिकली द की पॉइंट, ठीक है। ग्राफ आपका की पॉइंट है, आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, आपको ग्राफ आना चाहिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर ग्राफ नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ का आना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब इसमें कैसे भी प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट कर लें, आई थिंक तुम तो बना ही लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। अच्छा, और अलग से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, K1 K2 दे दे, है ना, और आपको T1 दे दे और आपको बोले T2 निकालो, बस इस तरह। बल्कि इस टाइप के तो क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, लेकिन वही उसमें दिक्कत होती है, लॉग लो, ये लो, वो करो और फिर अपना आंसर निकालो। खैर, तो इसी टाइप के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बाकी जब डीपीपी मिलेगी तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस और रहेंगे ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। तो इस चीज़ को फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को अभी रेस्ट करवाते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन लेना, बस वैल्यू बदल बदल के
कि कभी K2 दिया है, K1 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, EA निकालो। देखो 5 वेरिएबल है, K1 K2 T1 T2 EA, इन 5 में से कोई 4 दे देगा, एक पूछ लेगा। तो ये सिर्फ मैथ्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये मैथ्स मैं आपके लिए करने को छोड़ रही हूँ, ये आपको बनानी है खुद ही। अच्छा, अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी आपके टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, अब फर्स्ट ऑर्डर के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे पैरेलल, जैसे सीक्वेंशियल, जैसे अपोजिंग। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम एक काम करो, जो तुम्हें मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था, पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, है ना, जो भी वहाँ पे पढ़े थे, वो पूरा कैसा रिवाइज करके रखो, ठीक है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा मेंस का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो रेस्ट ख़त्म होता है। कल से हम लोग JEE एडवांस में जो केमिकल काइनेटिक्स आता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।